हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति। और अब बात करने वाले हैं एलेट्रोप्स ऑफ कार्बन की। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको फर्दर आपके 11th और 12th नीट या आईआईटी की स्टडीज में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो आपको इन स्ट्रक्चर्स में, इन इमेजेस में कोई बॉन्डिंग या कोई प्रॉपर्टीज या यूजेस में कोई सिमिलरिटीज या कोई आइडिया है इसके बारे में? चलिए मैं बताता हूं बच्चों। एक वर्ड होता है एलेट्रोप। व्हाट इज एलेट्रोप? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बाय विच इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म। एक से ज्यादा फॉर्म में जब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाते हैं? एलोट्रोपी। एंड दीज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एलोट्रोप्स। ये सारी स्ट्रक्चर्स क्या हो जाएंगी? एक दूसरे की एलोट्रोप्स हो जाएंगी। तो कार्बन की जब हम बात कर रहे हैं चैप्टर में, तो जो कार्बन है दो तरह की एलोट्रोपिक फॉर्म्स दिखाता है बच्चों, क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड अमोर्फस फॉर्म। नाम से आपको आइडिया आ रहा होगा अमोर्फस कि ये वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, ये वो एलोट्रोप्स हैं जहां पे कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, नो रेगुलर अरेंजमेंट। किसका रेगुलर अरेंजमेंट बच्चों? कि जो फॉर्म्स हैं इनमें एटम्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज ना हो, तो वो क्या कहलाएगी? अमोर्फस फॉर्म। तो इनके शार्प एजेस नहीं होते, जब इनको कट करेंगे तो इनके एजेस कोई शार्प नहीं होंगे, कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक, तो बहुत कॉमनली जिन चीजों को हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, कोल हो गया, चारकोल हो गया, कोक है, गैस कार्बन है, दीज आर अमोर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। जैसे मैं चारकोल की यूज की बात करूं तो इसको एज गन पाउडर यूज किया जाता है, लेकिन मेनली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, ग्रेफिन एंड एक और मैं आपको ऐड करके देता हूं, नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब भी कहते हैं इसको, या सिंपली आप नैनो ट्यूब कह सकते हैं। तो पहले अमोर्फस फॉर्म में कोल की बात करते हैं बच्चों। बहुत कॉमन एनर्जी सोर्स है इसके, जिसके लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, सबसे ज्यादा भंडार हम कह सकते हैं, एंड लार्जेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ फ्यूल। ऐसा फॉसिल फ्यूल जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो डेड प्लांट और एनिमल के रिमेन से बना, वो क्या कहलाता है? कोल कहलाता है। इसी तरह सूट, जिसको हम ब्लैक कार्बन कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हम कह सकते हैं कि दूसरा मेजर रीजन है बच्चों। तो ये ऐसा सब्सटेंस है जो इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान प्रोड्यूस होता है। चाहे हम कुछ भी जलाएं, कोल, वुड, ऑयल, अगर उसको सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिलेगी ऑक्सीजन में, इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो वो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। इसलिए आपने देखा होगा बर्तन नीचे से काले हो जाते हैं, राइट। चलिए अब ये स्ट्रक्चर देखिए, चाहे वो ग्रेफाइट है, फुलरिन है, डायमंड है, और इंडिविजुअल लेयर जो होती है उसको ग्रेफिन कहा जाता है। तो इनमें आप एक फिक्स पैटर्न देख रहे हैं, अरेंजमेंट देख रहे हैं, तो दीज आर नोन एज क्रिस्टल फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले डायमंड, आप सबने सुना है, ऑलमोस्ट देखा भी होगा, हार्डेस्ट फॉर्म होती है, दिस इज हार्डेस्ट फॉर्म, और जो नेचर में ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में देखने को मिलता है, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब जिसके 8 फेस हो। तो कार्बन स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर में एक जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, और रेगुलर टेट्राहेड्रल
स्ट्रक्चर बनाता है। टेट्रावैलेंसी हमने पढ़ी है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से एक 3 डायमेंशनल इस तरह की शेप बनती है जो कि बहुत ज्यादा रिजिड होती है। बहुत ज्यादा रिजिडनेस इसको हार्डनेस प्रोवाइड कर देती है बच्चों। और ये जो रेगुलर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है ये बहुत मुश्किल हो जाता है तोड़ना, क्योंकि इसके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 4 अदर कार्बन्स, इसलिए इसके बीच में एक रिजिड 3D स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये नेचर में फ्री स्टेट में मिलता है, ऑक्टाहेड्रल शेप में मिलता है, हार्डेस्ट नोड सब्सटेंसेस है। और अगर दो और प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने फिजिक्स में पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। एंड इसके साथ साथ इट इज अ इंसुलेटर, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यूजेज आपको डायमंड के पता है कि ज्वेलरी मेकिंग में यूज किया जाता है, ग्लास कटिंग में, ड्रिलिंग में, रॉक्स की इसको यूज किया जाता है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है बच्चों, और इसलिए हाईली प्रिसाइज थर्मोमीटर्स बनाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक, दूसरा जो एलोट्रोप आता है दैट इज ग्रेफाइट। ये ब्लैक या ब्लूइश भी कह सकते हैं हम इसको, ब्लैक ब्लूइश ओपेक फॉर्म है जिसकी मेटालिक लस्टर होती है, हैविंग मेटालिक लस्टर। यहां पे भी आप देख रहे होंगे कि ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, लेकिन यहां पे जो बॉन्डिंग है वो सेम प्लेन में है, जिसकी वजह से हेक्सागोनल लेयर्स बन जाती हैं बच्चों। वहां पे ऑक्टाहेड्रल थी, यहां पे हेक्सागोनल लेयर्स आर फॉर्म्ड इन सेम प्लेन, वहां पे डिफरेंट प्लेन थे। इसकी वजह से सेम प्लेन में होने की वजह से जो लेयर्स हैं वो स्लाइड करती है एक दूसरे के ऊपर। डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स की तरह जो कि फ्री होते हैं टू मूव बिटवीन द लेयर्स। सो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन डायमंड इंसुलेटर होता है। अब इन लेयर्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, वीक वंडर वॉल फोर्स। वहां पे कौन सा बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड था। तो इन वीक फोर्सेस की वजह से स्लाइड कर जाती हैं, और जो ग्रेफाइट है वो लुब्रिकेटिंग, सॉफ्ट और ग्रीसी होता है टच में। लेकिन यहां पे एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बताता हूं। देखो, दो चीजें होती हैं, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। इंटरकास्ट मैरिजेस सुनी होंगी आपने, बिटवीन डिफरेंट कास्ट, तो वो इंटर हो जाता है, एंड विद इन सेम कास्ट तो वो इंट्रा। तो ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, लेकिन हम देख रहे हैं इसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो वंडरवॉल फोर्सेस है, बॉन्ड वीक है, जिसकी वजह से स्लाइड कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जो इंट्रामोलिकुलर जो बॉन्डिंग है या जो इंटरलॉकिंग पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। यहां पे वंडरवॉल फोर्सेस, लेकिन यहां पे स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग इज वेरी वीक। वंडरवॉल फोर्सेस हैं जिसको इसको सॉफ्ट स्लिपरी बना देते हैं। तो जब आप पेंसिल को शार्प करते हो तो आप देखते हैं ना लेयर्स निकलती हैं, वो किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की बनी हुई है। तो ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल इन शेप, स्टेबल है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मैंने रीजन आपको बता दिया। तो अगर कोई कंपैरिजन पूछे आपसे बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, मैं थोड़ी देर बाद आपसे पूछने वाला हूं, तब तक आप इसको समराइज कीजिए। और अब बात करते हैं तीसरे एलोट्रोप की, दैट इज फुलरिन। इसको C60 भी कहा जाता है, या बकमिंस्टर फुलरिन भी कहा जाता है, या बकी बॉल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसका जो आप देख रहे हो अरेंजमेंट एक सोकर बॉल के जैसा है। सो इट इज अगेन
नेचुरली अकरिंग एलोट्रोप ऑफ कार्बन, जहां पे 60 कार्बन एटम्स लिंक्ड हैं टू फॉर्म अ स्टेबल स्ट्रक्चर। इसलिए रूम टेम्परेचर पे ये कैसा है बच्चों, रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, यहां पे जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है C60 की, उसमें अगर हम बात करें तो इट हैज हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जहां पे जो 60 कार्बन है, 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन क्लोज नेट। उस क्लोज नेट में क्या है, 20 हेक्सागोनल फेसेस हैं एंड 12 पेंटागोनल फेसेस हैं। 20 हेक्सागोनल, आप इस स्ट्रक्चर को माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 20 हेक्सागोनल है और 12 पेंटागोनल फेसेस हैं, विच आर एग्जैक्टली लाइक ए सोकर बॉल। ठीक है, अब कार्बन 60 भी जो है वो शूटिंग फ्लेम बनाता है जब हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है। सारे के सारे फुलरीन्स में इवन नंबर होगा कार्बन एटम्स का, जो कि 400 तक भी हो सकता है। C60 में तो 60 कार्बन ही है, लेकिन ये 400 तक भी हो सकता है। अब इसको सुपर कंडक्टर्स में, सेमी कंडक्टर्स में, लुब्रिकेंट में इसको एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब तक आपको तीनों के बारे में बेसिक डिफरेंसेस पता चल गए। ग्राफीन इंडिविजुअल लेयर को कह देते हैं। अब अगला है कार्बन नैनोट्यूब, एक ऐसा एलोट्रोप कार्बन का जिसकी सिलेंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर होती है, एक होलो स्ट्रक्चर है जो एक एटम थिक शीट का बना होता है, तो उसको ग्राफीन कह देते हैं। अब इस नैनो ट्यूब में जो बॉन्डिंग है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है, जैसा कि ग्रेफाइट में देखने को मिलता है। तो कार्बन नैनोट्यूब्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्टीफेस्ट, मतलब हार्डेस्ट मटेरियल है आज तक जो डिस्कवर किए गए हैं। किस फॉर्म में, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, टूटते नहीं है, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पे हेक्सागोनल अरेंजमेंट है कार्बन एटम्स का, जो कि एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में रोल हो जाते हैं। देखिए आप, रोलिंग हो रही है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स की, तो हाफ बकीबॉल बन रही है, ग्रेफाइट लाइक अरेंजमेंट भी है, इलेक्ट्रॉन्स इंटरनली लोकलाइज्ड है एंड कैन मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो इसमें आप देखो, इसमें ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी भी आपको दिख रही है, इलेक्ट्रॉन मूव करने की, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी आपको दिख रही है, इसमें बकीबॉल लाइक अरेंजमेंट भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये बहुत यूनिक है। और ये ग्रेफीन आपको दिख रहा है, ये थिनेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि कॉपर में होता है, और हीट कंडक्शन में भी बाकी सारे मटेरियल्स को हटा देता है। देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन फिर भी बहुत डेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे कंपैरिजन आप देख पा रहे होंगे, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, फुलरीन, तो सारे के सारे फीचर्स के बेस पे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक समरी शीट बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। आपको ज्योमेट्री से लेके उसकी कंडक्टिव नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ या हार्डनेस, या फील करिए, खुद से फील करिए, तो आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। मैं एक बार फिर आपके लिए समराइज करता हूं कि स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की ट्राइगोनल प्लेनर, डायमंड की टेट्राहेड्रल, फुलरीन सोकर बॉल मतलब स्फेरिकल, और ग्रेफीन फिर से सिंगल प्लेनर। यहां पे ट्राइगोनल प्लेनर थी ग्रेफाइट के केस में। एक्सेप्ट डायमंड एंड फुलरीन, ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, अगर आप याद कर पाए अभी तो वेल एंड गुड। अपीयरेंस कैसी होती है, डायमंड होता है कलरलेस, और जब लाइट रेज इसमें एंटर करती हैं तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ब्राइटली कलरफुल हो जाता है। नॉर्मली ये ब्लैक सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट ग्रे और मेटालिक क्लस्टर के साथ प्रेजेंट होता है। स्पेशल फीचर्स, सॉफ्ट, स्लिपरी, वाटर में इनसोल्यूबल है ग्रेफाइट में। डायमंड आप सबको पता है हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंसेस में एक है। फुलरीन लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ग्रेफीन डेंस होने के बावजूद भी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर शो करता है। यूजेज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, इस तरह से भी आप समराइज कर सकते हो चीजों को, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंडक्टर, हीट की कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। चलिए
तो चीजें समझ में आ रही हैं। अब फटाफट एक बार आप बताते जाइए, जो मेनली दो एलोट्रोप है डायमंड और ग्रेफाइट, उसका मैं कंपैरिजन आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं फीचर लिख रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। सबसे पहले बात करते हैं हार्डनेस। तो डायमंड और ग्रेफाइट में से कौन सा ज्यादा हार्डेस्ट है? ये हार्डेस्ट है, यस। ये सॉफ्ट होता है, इसलिए पेंसिल की लेड इसकी बनी होती है। दूसरा फीचर डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी किसकी आई होती है? डायमंड की होती है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि ग्रेफाइट की 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तीसरा फीचर कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो डायमंड इज बैड कंडक्टर, जिसको हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं, बट इट इज ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद कलर की बात कर ले हम। डायमंड का कलर कैसा होता है? अभी बताया था मैंने, कलरलेस होता है डायमंड, बट ग्रेफाइट इज ब्लैक इन कलर। देन अकरेंस नेचुरली अकरिंग है दोनों, लेकिन डायमंड रेयरली मिलता है और ग्रेफाइट अबंडेंस में मिल जाता है। तो ये मेन फीचर्स हैं बच्चों, जिसके बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं डायमंड और ग्रेफाइट का। होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और उनका नोमेनक्लेचर, कैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हेल्प करता है इन नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। उसके रूल्स की भी बात करेंगे। एलोट्रोप्स को लेके कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो एक बार आप बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अदरवाइज जैसा कि मैंने कहा है, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स।